एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शबी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता और आप पढ़ रहे हैं आज हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में हम पढ़ेंगे आज सर्वनाम। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है, वो संज्ञा का हुआ है, संज्ञा और उसके भेद। क्योंकि एग्ज़ाम्स में अक्सर संज्ञा और सर्वनाम को पूछा जाता है और इसके भेद पूछ लिए जाते हैं। मतलब कोई भी ऑप्शन होगा उसमें जो है ऑप्शन में सर्वनाम या संज्ञा के भेद पूछ लिए जाते हैं। जो हमारे हिंदी के वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो सभी टॉपिक वाइज अपलोड हो रहे हैं, क्रमवार अपलोड हो रहे हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी लगभग आपके अपलोड हो चुके हैं। एक दो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो अपलोड होने हैं अभी। और जो भी हिंदी का पूरी ग्रामर आपको यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि आपका जो 20 नंबर का हिंदी है तो आपका 20 में से 19 भी नहीं होना चाहिए। आपका टोटल कंप्लीट 20 मार्क्स एकदम क्लियर होने चाहिए। तो सभी हिंदी के वीडियो बिल्कुल टॉपिक वाइज अपलोड हो रहे हैं, क्रमवार अपलोड हो रहा है। वर्ण विचार के शायद 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, समास का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, वाक्य का भी हो चुका है कि संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य क्या है, और क्रिया के भी हो चुके हैं। क्योंकि उसमें भी कन्फ्यूज़न काफ़ी रहता था आप लोग को कि पूर्वकालिक है या संयुक्त है, तो उसका भी आपका जो है वो वीडियो देखेंगे तो सारी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो अपलोड हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर बस बने रहें। आपका हिंदी का यहाँ से बिल्कुल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने वाला है। मतलब आपका जो हिंदी का है वो कंप्लीट होने वाला है, कुछ ही वीडियो और आएंगे और आपका बस हिंदी का जो है जो 20 नंबर है आपके बिल्कुल पक्के, अगर आपने सही से बिल्कुल वीडियो को देखा। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हिंदी है उसके प्रैक्टिस सेट लाएंगे ताकि आपके और अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको संस्कृत और इंग्लिश पर ध्यान देना है, क्योंकि आप संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी तीनों को आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे तब आपके 40 नंबर यहाँ से बनेंगे और 40 नंबर एकदम पक्के। उसके बाद मैथ और ये पेडागोजी जो है, बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो ये सभी चीज़ें आपको एक वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, पढ़ने की रणनीति क्या होना चाहिए, वो सभी चीज़ें मैं आपको उसमें बता दूंगी। अभी फ़िलहाल यहाँ हम पढ़ रहे हैं हिंदी में सर्वनाम। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आज वाला भी, क्योंकि इसमें जो सर्वनाम के भेद हैं वो ज़रूर पूछ ले जाते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो में बिल्कुल भी स्किप ना हो, एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। तो सबसे पहले सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो सर्वनाम की परिभाषा जान लेते हैं। सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। सभी जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। मतलब हम किसी का बार बार नाम ना लेकर, या किसी प्राणी का या किसी वस्तु का किसी का भी हम नाम ना लेकर उसके बदले में जो शब्द बोलते हैं हम उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, ये सभी क्या हैं, ये सर्वनाम है। मतलब हम किसी का नाम ना लेकर, किसी मनुष्य का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी का भी नाम हो, किसी का नाम ना लेकर उसको कुछ और बोलें, मतलब नाम के बदले जो भी हम शब्द बोलें उसको, वो सभी शब्द क्या हो जाते हैं, सर्वनाम हो जाते हैं। तो सर्वनाम के उदाहरण देखिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, पहला है मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, फिर है मोहन स्कूल जा रहा है, फिर है मोहन के पिताजी पुलिस हैं, फिर क्या है, मोहन की माताजी डॉक्टर हैं। अब आप बताइए यहाँ पर जो मतलब हमने ये जो 4 जो वाक्य बोले हैं इसमें बार बार हम मोहन 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 कह रहे हैं, तो क्या अच्छा लग रहा है, या ये जो पैराग्राफ इसका जो बनेगा वो पढ़ने में क्या रुचिकर होगा, या मतलब सही होगा, नहीं होगा। क्योंकि हम बार बार एक ही बात बोले जा रहे हैं। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं, मोहन की माताजी डॉक्टर हैं। तो हम ये बार बार मोहन ना बोलकर इसकी जगह पे सर्वनाम यूज़ करें तो क्या होगा, यही जो पैराग्राफ बनेगा ये बिल्कुल एकदम बढ़िया से बनेगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर पहली बार तो नाम लिया जाएगा, ठीक है। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, वह स्कूल जा रहा है, ठीक। फिर क्या है, उसके पिताजी पुलिस हैं, यहाँ पर क्या लग गया, उसके पिताजी पुलिस हैं, यहाँ क्या लग गया, उसकी माताजी डॉक्टर हैं। अब आप पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो आपको रुचिकर लगेगा, सही लगेगा। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस हैं और उसकी माताजी डॉक्टर हैं। तो ये लग रहा है सही। तो हमने क्या किया, मोहन जो 4 बार लिखा हुआ है उस मोहन को हटाकर हमने सर्वनाम यूज़ किया। एक बार हमने वह यूज़ किया, फिर एक बार उसके
फिर एक बार उसकी यूज़ किया, तो ये होते हैं सर्वनाम। और इसका प्रयोग कैसे होता है, ये डिवाइड कैसे करते हैं इसको, वो अभी आगे देखते हैं। देखिए, उपयुक्त वाक्य में, यानी जो अभी मोहन वाले जो वाक्य पढ़े हैं, उपयुक्त वाक्य में मोहन जो है इसका प्रयोग बार बार हुआ है। बार बार मोहन शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकर व कम स्तर का बनाता है। यदि हम एक वाक्य में मोहन को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर व आकर्षक बन जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस है और उसके माताजी डॉक्टर हैं। तो बार बार मोहन न बोलकर उसकी जगह पे हम सर्वनाम यूज़ करेंगे, तो जो है वो जो पैराग्राफ बनेगा, जो वाक्य बनेंगे, वो रुचिकर लगेंगे, आकर्षक लगेंगे। तो इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि सर्वनाम का यूज़, सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं। मतलब अगर हम उसका ना प्रयोग करें, वैसे कुछ है नहीं उसको कि हम चाहें तो संज्ञा का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर कैसा लगेगा, वो रुचिकर नहीं लगेगा, आकर्षक नहीं लगेगा। इसलिए हम सर्वनाम का जो है प्रयोग करते हैं कि बार बार नाम लेने से बचते हैं, इसलिए होता है सर्वनाम का प्रयोग। अब देखिए सर्वनाम के भेद क्या क्या हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक। 6 जो भेद हैं ये सर्वनाम के हैं। इनमें से जो पहला भेद है, इसके अंदर 3 भेद आ जाते हैं। बाकी सबके ऐसे ही आप पढ़ लें, बस इतना ही काफ़ी है। जो ये 6 भेद हैं सर्वनाम के, इसमें जो पहला भेद है पुरुषवाचक, इसके अंदर जो 3 आते हैं भेद इसके, वो इम्पॉर्टेंट है। और बाकी आप ऐसे ही इसको, जो भेद हैं 5 भेद बचे, वो ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं। इनके भेद अगर आप ना भी पढ़ें तो कोई बात नहीं, बस इतना ही काफ़ी आपका, लेकिन इसके ज़रूर पढ़ें। जो पुरुषवाचक है, इसके 3 भेद होते हैं। क्या होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखो सभी में पुरुष पुरुष लग रहा है, इसका मतलब आप ऐसे आसानी से याद रखेंगे कि ये पुरुषवाचक के भेद हैं। ठीक है, सब में पुरुष लगा हुआ है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, सभी में पुरुष लगा है, तो आप याद रख पाएंगे इसको आसानी से कि ये पुरुषवाचक जो है सर्वनाम है, पुरुषवाचक, उसके भेद हैं। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं। 6 जो भेद दिए हैं इनको डिटेल में जानते हैं कि कौन से भेद के अंदर जो है कौन से सर्वनाम आते हैं। ठीक है, चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम पहला है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला और सुनने वाला यानी श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि इन वाक्यों को देखिए जो बात कर रहा है, जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो मैं बोलने वाली हुई, तो जो मैं शब्द अपने लिए यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें मैं जो वर्ड है वो मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ, यानी वक्ता, यानी मैं बोलने वाली हूँ तो मैं आपके अपने लिए यूज़ कर रही हूँ। श्रोता, मैं आपके लिए जो यूज़ कर रही हूँ, क्या यूज़ कर रही हूँ मैं आपके लिए? आप। तो ये क्या हो गया? ये श्रोता के लिए हो गया, या तुम या तू, ये हो गया श्रोता के लिए। और जो अन्य के लिए, यानी हम किसी अन्य की बात करें, अगर जैसे वह बच्चा बहुत बुद्धिमान है, तो हम किसी अन्य के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर किसी अन्य के लिए बात कर रहे हैं, अपने लिए बात कर रहे हैं या सामने वाले के लिए बात कर रहे हैं, तो उन तीनों के लिए, मतलब तीनों के लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं मतलब नाम की जगह पर, तो वो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें 3 कैटेगरी आती हैं, बोलने वाला और सुनने वाला यानी सामने वाला, और किसी अन्य के लिए जिसके लिए हम बात कर रहे हैं वो आता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, जो अन्य है वो अन्य। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में बात की जाती है, बोलने वाला, सुनने वाला यानी सामने वाला, और किसी अन्य के बारे में। तो इन तीनों के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं नाम के स्थान पर, वो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उसने मुझे बोला कि तुम पढ़ रही हो। अब देखिए, उपर्युक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं। पहला क्या आया? उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। 3 भेद हैं, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य हो गया, यानी तीसरा हो गया। तो यही 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष कौन होता है? जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष होता है। सामने वाला यानी सुनने वाला होता है मध्यम पुरुष, और अन्य कौन होता है? वो अन्य पुरुष होता है। तो देखिए 3 भेद इसके पता चल गया कि 3 भेद ही होते हैं। क्यों? एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक अन्य। तो देखिए इसके तीनों भेदों को
पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं या 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सभी में पुरुष लगा है तो आप इससे आपको जो है याद रख सकते हैं कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। ठीक है, अब देखिए आप इसको याद कैसे रखेंगे। उत्तम पुरुष, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि मैं आपसे बात करूं तो मैं जो अपने लिए यूज़ करूंगी वो सभी उत्तम पुरुष होंगे। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, ये सभी चीज़ें मैं अपने खुद के लिए यूज़ करूंगी। कि मैं जो हूँ आपको पढ़ा रही हूँ, हम बाहर घूमने गए थे, मुझे ये पसंद नहीं है, मैंने ये काम किया, हमें, मेरा, ये मेरा है, मुझको ऐसा कुछ चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें हम अपने खुद के लिए यूज़ करेंगे तो क्या होंगी, ये उत्तम पुरुष होंगी। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे कि उत्तम पुरुष ही हैं, ये सभी शब्द जो हैं उत्तम पुरुष ही हैं, ये आप कैसे याद रखेंगे। मान लीजिए एग्ज़ाम्स में कोई एक वाक्य देते हैं कि मुझे चिड़ियाघर घूमना पसंद है, रेखांकित वाक्य में कौन सा सर्वनाम है और वहाँ पर मुझे पूछा जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि मुझे जो है कौन सा सर्वनाम है और उसका कौन सा भेद है। तो आप देखिए खुद पर ट्राई कीजिए आप कि मुझे मतलब मुझे अपने खुद के लिए, मुझे, मैंने, हमें, ये सब चीज़ें स्वयं के लिए प्रयोग की जाती हैं और तो ये क्या हो गया, पुरुषवाचक यानी उत्तम पुरुष हुआ। अब आप उत्तम पुरुष को कैसे याद रखेंगे, देखिए इस तरह से आप इसको याद रखें कि मनुष्य जो होता है स्वयं को बस उत्तम समझो, आप स्वयं को उत्तम समझो, क्योंकि ना किसी से कम समझो ना किसी से ज़्यादा, बस अपने में स्वयं को उत्तम समझो। आप जो है जो स्वयं के लिए शब्द बोले जाएंगे वो उत्तम पुरुष होंगे। मनुष्य अगर स्वयं को बस उत्तम समझो, किसी से कमज़ोर ना समझो, अपने को ही उत्तम समझ लो कि जो है हाँ हम ही जो हैं उत्तम हैं, तो जो स्वयं के लिए शब्द बोले जाएंगे वो उत्तम पुरुष होंगे। मध्यम पुरुष, अब देखो सामने वाला है, ठीक है, हम तो उत्तम हो गए और सामने वाला चलो ठीक ठाक है वो भी मध्यम है, मतलब जो है उत्तम तो हम ही हैं, वो सामने वाला जो है वो भी मध्यम है, कोई बात नहीं मध्यम है। तो आप इसको याद रखेंगे कि मध्यम पुरुष, सामने वाला मध्यम पुरुष है, जो भी शब्द आप उसके लिए यूज़ करेंगे वो सभी मध्यम पुरुष में आएंगे। देखिए तू कैसा है बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, तुमको क्या पसंद है, तुझे, आप, आपको, आपके, ये सारी चीज़ें आप सामने वाले के लिए बोलेंगे। यानी जिससे आप बात कर रहे हैं, जो श्रोता है, जो सामने वाला है, आप उसे ये सभी शब्द बोलते हैं। तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके, ये सभी शब्द आप किसके लिए बोलते हैं, सामने वाले के लिए। और जैसे कि अभी बताया कि सामने वाले को भी उत्तम तो हम ही हैं, अब सामने वाला भी ठीक है मध्यम है, तो आप इसको क्या याद रखेंगे कि ये मध्यम पुरुष के सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आइए अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष है क्योंकि हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, अगर किसी तीसरे मनुष्य की हो, तीसरे प्राणी की हो, तीसरे वस्तु की हो, वो तीसरा कोई भी है तो वो अन्य ही, तो उसको बोलते हैं किसी अन्य की बात हो रही है। तो किसी अन्य की बात हो रही है जब, तो ये अन्य पुरुष कहलाएगा। इसमें तो कुछ नहीं है ट्रिक याद करने के लिए, तो अन्य पुरुष की बात हो रही, अन्य वस्तु की या अन्य किसी अन्य की बात हो रही, तो ये अन्य पुरुष ही होगा। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें टिपिकल हो, नाम से ही तो पता चल रहा है। तो देखिए, जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। वही बात है कि जैसे किसी अन्य की बात हो रही, ना मैं अपनी बात कर रही हूँ ना आपकी कर रही हूँ, किसी अन्य की बात कर रही हूँ, तो क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हीं, उन्हीं, उसके, इसने आदि, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, किसी अन्य के लिए प्रयोग की जाती हैं। आप इसको ट्राई करके भी देख सकते हैं। किसी अन्य के लिए जब हम बात करते हैं, चाहे वो अन्य मनुष्य हो, चाहे वो अन्य प्राणी हो, चाहे वो अन्य वस्तु हो, ठीक है, हम किसी भी अन्य चीज़ के लिए, यानी जो दूर दिख रही है या पास में भी है मान लीजिए, तो कोई भी चीज़ हो जो अन्य चीज़ है, मतलब मेरे और आपके अलावा जो अन्य चीज़ है, उसके लिए आप जो भी शब्द यूज़ करेंगे, आप खुद भी देख सकते हैं, आपको पता होगा कि आप कौन से शब्द यूज़ करते हैं, वो सभी शब्द जो हैं वो अन्य पुरुष में आते हैं। ये सभी शब्द जो हैं ये अन्य पुरुष के लिए आते हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे तो समझ जाएंगे, अभी आप उदाहरण देखेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर ये याद रखें कि ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम भी हैं। जैसे मैंने कहा ना, तीन लोगों के लिए जो भी शब्द आएंगे वो सब पुरुषवाचक होंगे। अपने लिए
सामने वाले के लिए और किसी अन्य के लिए। इन तीनों के लिए जो भी शब्द आप नाम के बदले इस्तेमाल करेंगे वो सभी पुरुषवाचक होंगे और उनमें भी जो 3 भेद हैं वो आपने अभी देख लिए किसके लिए कौन से शब्द यूज़ होंगे। चलिए नेक्स्ट जो है मतलब पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम देखा आपने, उसके 3 भेद भी देखे। अब आप देखिए निश्चयवाचक संकेतवाचक जिसको बोलते हैं। देखिए निश्चयवाचक को अगर आपने ये समझ लिया कि इसको संकेतवाचक कहते हैं तब आपके लिए निश्चयवाचक कुछ नहीं रहेगा, आप इसको भी बहुत आसानी से पहचान लेंगे। इसमें बस आपको इतना करना है कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि निश्चयवाचक को संकेतवाचक कहते हैं, बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपने इतना याद रख लिया तब आप इसके जो सर्वनाम शब्द हैं आप उनको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर आपने ये याद रख लिया कि निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक कहते हैं तब आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है अनिश्चयवाचक नहीं होना चाहिए। अनिश्चयवाचक को संकेतवाचक नहीं कहते हैं, निश्चयवाचक को संकेतवाचक कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर आपने बस इतना याद रख लिया कि निश्चयवाचक को संकेतवाचक कहते हैं तब आप इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए कैसे। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, यह हिरन है, वे बाहर गए हैं। उन वाक्यों को देखिए, मतलब इन वाक्यों को जो नीचे अभी दिए गए इनको देखिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक कहते हैं। कैसे, आपने देखा अभी यह लड़की है, हम किसी लड़की की तरफ संकेत करके कह रहे हैं ना कि ये लड़की, हम संकेत हाथ से भले ही ना करें लेकिन हमारा जो भाव है वो संकेतवाचक दर्शा रहा है। तो यह लड़की है, वह पुस्तक है, तो ये भी संकेत हुआ। यह हिरन है, ये भी संकेत हुआ। वे बाहर गए हैं, ये भी एक संकेतक शब्द है। तो इन वाक्यों में क्या हो गया, निश्चयवाचक जो है सर्वनाम होगा। संकेतवाचक नहीं करना है क्योंकि संकेतवाचक कुछ नहीं होता, बस यहाँ पर निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक कहते हैं, ये चीज़ आपको दी है। लेकिन जो एग्जाम्स में ऑप्शन अगर होंगे तो वो निश्चयवाचक लिखा होगा, ये ध्यान रखिएगा। निश्चयवाचक को ही सर्वनाम कहते हैं और उनके जो शब्द होते हैं वैसे होते हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि किसी की तरफ जो है संकेत दिया जा रहा है। आप उनको आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे देखिए, यह मेरी पुस्तक है, इसमें यह शब्द जो है सर्वनाम है और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, संकेत को एक इंडिकेट कर रहा है कि यह मेरी पुस्तक है। वह माधव की गाय है, तो एक संकेत यहाँ पर भी दर्शाया जा रहा है। वह राम के भाई हैं, वह राम के भाई हैं, तो यहाँ पर भी संकेत दर्शाया जा रहा है। तो यह वह जो 2 बार वह लिखा है ना, सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि के निश्चित संकेत करते हैं। इन्हें संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है और समानता क्या है। देखिए, आपने जैसे अभी देखा कि जो पुरुषवाचक थे उनमें भी वह का इस्तेमाल हुआ। जो वह शब्द है इसका पुरुषवाचक में हुआ था। मैंने कहा था ना, अपने लिए, सामने वाले के लिए, किसी अन्य के लिए जो हम शब्द यूज़ करेंगे वो पुरुषवाचक होंगे। तो वह शब्द जो है ये किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं ना, वह दिल्ली जा रहा है या वह मेरा मित्र है, वो ऐसा काम कर रहा है, तो हम किसी अन्य की बात कर रहे हैं तो ये पुरुषवाचक हुआ। लेकिन क्योंकि वह जो है एक संकेतक शब्द भी है तो ये निश्चयवाचक भी हुआ। तब आप इसको कैसे पहचानेंगे, आप ये देखिए निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में क्या फ़र्क है। राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है, क्या है इसमें, वह जो है ये क्या है, ये पुरुषवाचक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी अन्य पर्सन की बात हो रही है कि राम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है। ये किसी पर्सन की बात हो रही है, मतलब किसी मनुष्य की, किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वह जो है मेरा मित्र, राम जो है मेरा मित्र है और वो दिल्ली में रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। क्यों, क्योंकि ये पुरुष के लिए बात हो रही है, मतलब मनुष्य के लिए या किसी व्यक्ति के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, पुरुषवाचक। लेकिन दूसरे ही शब्द में देखिए, यहाँ पर भी वह आया है लेकिन यहाँ पर वह जो है ये पुरुषवाचक नहीं है। कैसे, यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। आपको कई जगह जो है खाली शब्द देखकर आपको टिक नहीं करना, आपको पूरा वाक्य पर भी ध्यान देना है। ये नहीं आपने बस वह देखा और आपने पुरुषवाचक टिक कर दिया, नहीं, आपको पूरा वाक्य भी देखना है कि वाक्य क्या कह रहा है। यह मेरी गाड़ी है और वह राम की गाड़ी है, तो यहाँ पर तो संकेत दर्शाया जा रहा है।
यहाँ पर संकेत दर्शाया जा रहा है कि यह मेरी गाड़ी है और वह राम की गाड़ी है। संकेत आ रहा है यहाँ पर, आप खुद चेक कीजिए कि संकेत आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर संकेतक शब्द है, ये यह जो है ये और वो, ये संकेतक शब्द हैं। आप उसको दूसरी तरह से किस तरह से याद रखेंगे? दूसरी तरह से आप इसलिए याद रखेंगे इसको कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनमें अगर यह आ रहा है और वह आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक या संकेतक जो है ये शब्द आ जाएगा। किसी निर्जीव या कोई भी वस्तु हो उसके लिए अगर ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं तो ये निश्चयवाचक हो सकते हैं। और इसके साथ ही आप वाक्य को भी देखें, खाली शब्द देखकर आप टिक नहीं करें, पूरे वाक्य पर भी आप ध्यान दें कि ये क्या पूरा वाक्य ही संकेतक तो नहीं लग रहा। अगर संकेतक लग रहा है तो ये निश्चयवाचक होगा। निश्चय, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा वाक्य ही यह मेरी गाड़ी है और वह राम की गाड़ी है, संकेत दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर वह जो हो गया ये निश्चयवाचक है और यहाँ का वह जो है ये पुरुषवाचक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में क्या अंतर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नंबर, सबसे पहला था पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संकेतवाचक जिसको कहते हैं। अब तीसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक को आप संकेतवाचक नहीं करिएगा, ये बहुत ध्यान रखिएगा। आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। अब चलिए, अनिश्चयवाचक में क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। इन वाक्यों को देखिए, बाहर कोई है, कोई और कुछ, इसमें कन्फर्म नहीं होता है। बाहर कोई है, कौन है ये कन्फर्म नहीं है, कौन है ये नहीं पता है, बस कोई है। तो इसमें क्या होता है? एक तरह से संदेह होता है और किसी बात का मतलब कुछ कन्फर्म नहीं होता, परिमाण नहीं होता। तो ये क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई, बाहर कोई है, कौन है ये क्लियर नहीं है, पता नहीं है, क्लियर नहीं है। तो कोई शब्द जो है क्लियरिटी नहीं दिखाता है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। कुछ, मुझे कुछ नहीं मिला, या कुछ है, या बाहर कुछ है। तो कुछ क्या है? क्लियरिटी नहीं दर्शा रहा है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो अनिश्चयवाचक होते हैं। जैसे कि नाम से भी क्लियर है। अनिश्चय मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित, निश्चित नहीं है कि बाहर कौन है, कोई है। तो निश्चित ना हो वो कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। इसके जो आपने देख भी लिया, कोई, कुछ, इस तरह से जो होते हैं आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कौन आ रहा है नहीं पता। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, कुछ क्लियर नहीं है कौन खड़ा है। स्वाद में कुछ कमी है, क्या कमी है? क्लियर नहीं है, कुछ कमी है, कुछ जो है वो क्लियरिटी को नहीं दर्शा रहा है। तो ये सारे शब्द जो होते हैं ये अनिश्चयवाचक शब्द होते हैं। आप इसको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। कोई, कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीत तो हो रहे हैं किंतु वास्तविकता या निश्चित नहीं है, मतलब जो वास्तविकता है वो निश्चित नहीं हो रही। ये जो है अनिश्चयवाचक। आप इसकी परिभाषा चाहें जो पढ़ लें, आप बस इतना याद रखिए कि जो भी शब्द हों अगर वो क्लियरिटी नहीं दर्शा रहे हैं तो वो हो गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पर भी किसी के होने की प्रतीत तो हो रहा है कि कोई है, कुछ है, कोई घटना या कोई है, लेकिन क्या है उसकी वास्तविकता निश्चित नहीं है। तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें बहुत कम ही शब्द आते हैं, आप उसको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। ऐसे शब्द जिनसे कोई क्लियरिटी ना हो वो सभी क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। बहुत ईजी है ये भी, जो संबंधवाचक सर्वनाम है बहुत ईजी है ये भी। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो और सो। तो क्या हो रहा है? ये करेगा और भरेगा में संबंध दिखा रहा है ना। तो जो करेगा सो भरेगा, तो ये संबंध दिखाते हैं जो शब्द, या ये समझ लीजिए दो वाक्यों को जो जोड़ते हैं या जो भी समझ लीजिए, तो इनमें जो संबंध एक तरह से दर्शाया जाता है वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और ये भी आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। अभी आप देखिएगा आगे। इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। यानी जो और सो जो है ये दोनों ही क्या है? आपस में एक दूसरे क्या दिखा रहे हैं? एक दूसरे से संबंध दिखा रहे हैं। मतलब करेगा और भरेगा में जो है एक तरह से जोड़ने का काम कर रहे हैं, संबंध दिखा रहे हैं। अधिकतर सो के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। इन वाक्यों को देखिए, मतलब अगर यहाँ पर सो है तो यहाँ पर वह का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे जो करेगा वो भरेगा,
है ना, सो के लिए वह का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो सो लिखा है, तो अगर सो ना कहें हम वह कह दें, वह भरेगा, तो भी बात मतलब कंप्लीट हो जाएगी। जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो सो की जगह हम वह का प्रयोग भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। तो वह जो शब्द है, इसको बहुत ध्यान रखना है कि आपको इसको वाक्य देखकर ही पहचानना है। ये जो वह शब्द है, ये बड़ा कंफ्यूज वाला है कि अगर ये है तो आप इसको पुरुषवाचक कहेंगे, निश्चयवाचक कहेंगे या संबंधवाचक कहेंगे, क्योंकि ये कई चीज़ों में आता है। तो अब इसको जहाँ भी ये हो और पूछा जाए तो आप पहले पूरा वाक्य पढ़ें कि वाक्य क्या कह रहा है, तो उस हिसाब से फिर आप करें इसको, ठीक है। तो ये सो की जगह पर भी यूज़ होता है। आप देखिए संबंधवाचक शब्द, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, ठीक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल। तो ये सभी शब्द जो हैं ये संबंध दर्शा रहे हैं, दूसरे शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक तरह से संबंध दिखा रहे हैं। तो क्या है, देखिए आप इसको, जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, इन जो सार्वनामिक शब्द हैं उनमें परस्पर संबंध प्रतीत हो रहा है। ऐसे शब्द जो हैं ये संबंधवाचक कहलाते हैं। आप बस इतना याद रखिए, कोई भी वाक्य उसमें दो वाक्य जुड़े से लगें और जो उनके जोड़ने का काम कर रहा है, जो उनमें संबंध दिखा रहा है, वो जो शब्द होंगे वो होंगे संबंधवाचक शब्द, ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत ही इजी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तो यहाँ पर कौन आ गया प्रश्नवाचक। तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पर क्या आ गया, क्या। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जो है जड़ पदार्थों के लिए होता है। यानी कौन का प्रयोग किसके लिए होगा, प्राणी के लिए, जैसे मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए, या फिर कई जगह पर किसी जानदार जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए भी किया जा सकता है कौन का। तो और क्या का प्रयोग कहाँ होता है, जड़ चीज़ों के लिए, यानी किसी वस्तु के लिए होता है क्या का, ठीक है। ये क्या है ना, ऐसे कहेंगे। तो उदाहरण देखिए आप, तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया, मास्टर जी क्या नाम है, मास्टर जी का क्या नाम है, वहाँ कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ। तो यहाँ पर जैसे कि दिखाया, जड़ चीज़ों के लिए क्या का प्रयोग होता है। तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर एक काम के लिए पूछा जा रहा है, मतलब किसी इंसान के लिए नहीं बोला जा रहा है, एक ये काम के लिए दर्शा रहा है। क्या राम पास हो गया, मास्टर जी का क्या नाम है, वहाँ कौन खड़ा है, ये काम कैसे हुआ। आप यहाँ पर ज़्यादा डीपली ना जाकर बस आप इन शब्दों को देखिए, कौन, क्या, कैसे, क्यों। ये सभी शब्द जो होते हैं ये सार्वनामिक होते हैं। ये तो सभी को पता है कि ये प्रश्नवाचक होते हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक। सभी को पता है ये प्रश्नवाचक होते हैं, इंग्लिश में भी हो चाहे हिंदी में हो। कौन, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सभी शब्द क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, उत्तम, मध्यम और अन्य, जो सबसे पहले पढ़े हैं, ठीक है। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, उत्तम, मध्य और अन्य में निजत्व का बोध कराता है, यानी निजी यानी पर्सनल होने का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, मैं खुद लिख लूँगा, यानी खुद अपने लिए बोल रहा है इंसान, और इसमें क्या होता है, निजत्व का जो है भाव आता है, यानी खुद, पर्सनल का भाव आता है। तो यहाँ पर मैं खुद लिख लूँगा, तो खुद शब्द जो आया, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। उपयुक्त वाक्य में खुद, अपने आप और स्वयं, ये जो शब्द हैं ये अपने आप, ठीक है, और ये स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों को देखिए, मतलब जो आप वाक्य हैं अब इन्हें देखिए आप। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। यहाँ पर देखिए आप, निजत्व का बोध हो रहा है, मतलब निजी चीज़ों का बोध हो रहा है। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, निजी का बोध हो रहा है कि अपनी पर्सनल गाड़ी से जाऊँगा, अपनी निजी गाड़ी से जाऊँगा, अपनी गाड़ी से, यहाँ पर निजीपन का जो है बोध हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, और दूसरा देखिए, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, यहाँ पर निजी का भाव आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, अपना, अपनी, आप, ये सभी क्या हैं, जिस सार्वनामिक शब्दों से अपने या अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक कहते हैं। अपनेपन, यहाँ पर अपनत्व हो सकता है, अपनत्व हो सकता है, यहाँ पर तो नहीं लगा है, ठीक है।
तो नहीं है, ये तो गलत हो गया है। यहाँ पे अपनत्व हो सकता है, अपने या अपनत्व या अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक कहते हैं। या फिर और अधिकतर क्या होता है, ये अपने स्वयं के लिए बोले जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो निजवाचक जो सर्वनाम है, जो उनके शब्द हैं, वो यानी उत्तम पुरुष के लिए ही बोले जाते हैं, वक्ता के लिए बोले जाते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि वो वक्ता के लिए ही बोले जाते हैं, वो सर्वनामिक शब्द यानी अपने स्वयं के लिए बोले जाते हैं। जो शब्द वो क्या होते हैं, निजवाचक, और उनसे निजी का बोध हो यानी अपनेपन का, अपने निजी यानी पर्सनल का बोध हो, वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही, क्योंकि सर्वनाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे संज्ञा इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह से सर्वनाम जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कई एग्ज़ाम्स में ये पूछे गए जिनमें भी हिंदी का जो सिलेबस में हिंदी है, तो वहाँ ये कई पिछले एग्ज़ाम्स में सर्वनाम पूछे गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को देखें, स्किप कहीं भी नहीं करना आपको, बहुत आराम से। और इसका जो प्रैक्टिस सेट लाऊंगी मैं, तब आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।